हेलो एवरीवन, दिस इज एपिक सर। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8th का चैप्टर 5 ऑफ पॉलिटी अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। इसमें हम बेसिकली जानेंगे कि टर्म मार्जिनलाइजेशन का मतलब क्या होता है और इसको हम कैसे जानेंगे। हम जब केसेस पढ़ेंगे आदिवासी का और मुस्लिम कम्युनिटी का, इसको इस चैप्टर में डिटेल में बताया गया है और इसी से हमको आइडिया लगेगा कि मार्जिनलाइजेशन का मतलब क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। वॉट डज़ इट मीन टू बी सोशली मार्जिनलाइज्ड। अब इसका मतलब क्या होता है। ये एग्जाम्पल ऐसे दे रखा है इस फर्स्ट पैराग्राफ में। मान लीजिए आप क्लासरूम में आपका जो मान ली बात करने का जो एक्सेंट है वो थोड़ा डिफरेंट है अदर बच्चों से। मान लीजिए आपको जो कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट्स है वो आपको जो नॉर्मली मेजॉरिटी बच्चे खेलते हैं, कोई और स्पोर्ट्स आपको पसंद है। हो सकता है आपका टेस्ट इन म्यूज़िक और फिल्म्स का वो थोड़ा डिफरेंट हो, तो आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि आपको थोड़ा डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है अपने क्लासमेट्स के द्वारा। आपको प्रेफर नहीं किया जाता नॉर्मली। ऐसे देखा गया है कि नॉर्मली उस बच्चे को प्रेफर नहीं किया जाता क्लासमेट्स के द्वारा उस क्लास में। सो आपको कैसा फील होगा। सो ऑफन यू एंड अप फीलिंग दैट यू आर नॉट विथ इट, एज इफ वॉट यू से फील एंड थिंक एंड हाउ यू कैन एक्ट आर नॉट क्वाइट राइट और एक्सेप्टेबल टू अदर्स। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मैं इस क्लास का हिस्सा ही नहीं हूँ, मैं इनसे अलग हूँ। तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं अलग सा दबाएगी। ऐसे ही जैसे क्लासरूम में होता है वैसे ही हम सोशली देखते हैं कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं, जैसे कि नॉर्मली जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ होती हैं, ये देखा गया है कि माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ को एक्सक्लूड किया जाता है फ्रॉम सोसाइटी। क्यों? क्योंकि उनका रहन सहन का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, इसी वजह से उनको सोसाइटी में से एक्सक्लूड किया जाता है, उनके फ्रीडम को छीना जाता है। और इस बीच हम ये क्या देखते हैं कि माइनॉरिटीज़ को एक्सक्लूड किया जाता है फ्रॉम रिसोर्सेज जो कि सबके लिए अवेलेबल होने चाहिए, पर कहीं ना कहीं उन माइनॉरिटीज़ को वो रिसोर्स उनके लिए अवेलेबल नहीं हो पाते। इसी चीज़ को नॉर्मली हम बोलते हैं मार्जिनलाइजेशन। इस टर्म को हम ऐसे समझ सकते हैं। थर्स मार्जिनलाइजेशन इज सेल्डम एक्सपीरियंस्ड इन वन स्पेयर। मतलब इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर एंड पॉलिटिकल फैक्टर वर्क टुगेदर टू मेक सर्टेन ग्रुप्स इन सोसाइटी फील मार्जिनलाइज्ड। कहीं ना कहीं वो पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है, वो लोग हैं, उनको मेन स्ट्रीम से अलग कर दे रहे हैं। तो इसी को हम मार्जिनलाइजेशन समझ सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं और इसी को हम समझने वाले हैं दो कम्युनिटीज़ के एग्जांपल से। पहले स्टोरी है, मैं इसको जल्दी से आपको समझा देता हूँ। एक सोमा नाम की लड़की है और एक, इसको मिटा देते हैं वापस। एक सोमा नाम की लड़की है और एक हेलन नाम का लड़का है, और ये अपने दादाजी के साथ रिपब्लिक डे की परेड देख रहे हैं। ये एक आदिवासी फैमिली है दिल्ली से, और इस परेड में ये लड़की देखती है कि आदिवासी के लिए जो फ्लोट है, नॉर्मली रिपब्लिक डे पे जो परेड जाती है उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के लोग अलग अलग कल्चर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आदिवासी का जो फ्लोट इस लड़की ने देखा तो ये कहती है कि हमेशा आदिवासी को डांस करते हुए क्यों दिखाया जाता है। तो इनके दादाजी बताते हैं कि आदिवासी की लाइफ काफ़ी रिच थी जो पहले के टाइम पे, और आदिवासी काफ़ी रिच लाइफ जीते। रिच लाइफ का मतलब होता है खुला आसमान, बहुत बड़े बड़े लैंड फार्म्स, वो उस पर खाना उगाते हैं, वो खाते हैं, फॉरेस्ट को पूछते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं और बहुत अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। इसी को वेरी रिच लाइफ बोलते हैं, बहुत अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। फिर ये बताते हैं कि कैसे मैं जब यंग था तो उड़ीसा बहुत ब्यूटीफुल था, वी गॉट एवरीथिंग वी नीडेड फ्रॉम द लैंड एंड फॉरेस्ट अराउंड अस। बट आगे क्या देखते हैं कि सडनली फॉरेस्ट ऑफिशियल्स आते हैं और कॉन्ट्रैक्टर आते हैं और इन बड़े बड़े फॉरेस्ट को, एरिया को काटने लगते हैं। और जब इसके ऊपर ये प्रोटेस्ट करते हैं तो लोगों को मारा जाता है, और ये अगर कोर्ट में भी जाते हैं तो इनकी ज़्यादा सुनी नहीं जाती है। तो ये पूछती है कि आप कैसे बचे दादाजी। तो दादाजी बताते हैं कि हम में से बहुत सबको बोला गया कि आप टाउन जाके कुछ काम वाम ढूंढो और वहाँ पे रहो, और हम सबको ये बोला गया कि अपनी अपनी सारी जो लैंड है, ज़मीन है, उसको आप बेच दो। बहुत से लोग तो खुश हो गए कि चलो थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा, पर बहुत से लोग खुश नहीं थे। लेकिन जो लोग खुश नहीं थे उनको ज़बरदस्ती उनकी ज़मीन को बेचा गया, जिस कारणवश से लगभग सभी लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस किया गया। आगे देखा गया कि इन्होंने अपनी 30 एकड़ की लैंड को बेच दिया था एक कॉन्ट्रैक्टर को, जिसके लिए उनको बहुत अच्छे दाम भी नहीं मिले, उनको बहुत कम पैसा मिला। फिर धीरे धीरे इनकी जो ज़िंदगी है थोड़ी
गरीबी में चली गई, जिस कारण से इनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। पहले इनके पास सब कुछ था, ये खुद उगाते थे, खुद खाते थे, फॉरेस्ट में ही रहते थे, फॉरेस्ट को ही पूजते थे, उसकी रिस्पेक्ट करते थे, रिवर्स की, फॉरेस्ट की। पर जैसे जैसे इनकी ये हालत हुई, ये काफ़ी पॉवर्टी में चले गए। फिर थोड़े टाइम बाद इनके जो लड़के बेटे की नौकरी लगती है दिल्ली में, जिस कारण की वजह से ये दिल्ली में सेटल हो जाते हैं। और शुरुआत में इनके बच्चे जो बोलते थे वो संथली बोलते थे, एक आदिवासी लैंग्वेज जो कि घर पे बोली जाती थी इनके। तो इसी कारण से इनके जो क्लासमेट हैं शुरुआत में इनसे काफ़ी दूरी बनाए रखते थे, इनको मिसट्रीट करते थे, मिसबिहेव करते थे। लेकिन बाद में जब वे इंग्लिश बोलने लगे तो उनके साथ भी काफ़ी दोस्त बन गए। और ये सब स्टोरी यहाँ पे एंड होती है और ये समरी होती है। तो यहाँ पे आपने जाना कि कैसे जो माइनॉरिटीज़ है, जो आदिवासी कल्चर के लोग हैं, उनको कैसे डिस्प्लेस किया जाता है अपने खुद की ज़मीन से, खुद की एरिया से, जहाँ से वो किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुँचा रहे, अपना जीवन जी रहे। You just read about Dadu was forced to leave his village in Odisha. Dadu's story is similar to lives of millions of Adivasi in India. अब आगे पढ़ते हैं, आदिवासी कौन है? द टर्म लिटरली मीन्स ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। ऐसे लोग जो काफ़ी टाइम से फॉरेस्ट के अंदर रह रहे हैं, जो शुरुआत से काफ़ी लॉन्ग पीरियड से, एंशिएंट भी बोल सकते हैं, ऐसे लोग जो सिर्फ फॉरेस्ट में रहते हैं और फॉरेस्ट में ही अपना खाना उगाते हैं, सब कुछ फॉरेस्ट से ही लेते हैं और फॉरेस्ट में ही अपना पूरा जीवन को व्यतीत करते हैं। 8% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ आदिवासी एंड मैनी ऑफ इंडियाज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल सेंटर जो होता है वो आदिवासी के एरियाज़ में आते हैं, जैसे कि जमशेदपुर, रौरकेला, बोकारो, भिलाई, अमंग अदर्स। आदिवासी एक होमोजीनियस पॉपुलेशन नहीं है, मतलब ये मिक्सड अच्छी तरह से नहीं है, ये एक डिफरेंट पीपल है। जैसे कि 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप है। और आदिवासी पर्टिकुलर न्यूमरस इन स्टेट लाइक छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा वगैरह, इन सब स्टेट्स में आपको आदिवासी की पॉपुलेशन मिलेगी। और उड़ीसा इज़ अ होम टू मोर देन 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स। 60 से ज़्यादा डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स उड़ीसा में रहते हैं। आदिवासी सोसाइटी आर ऑल्सो मोर डिस्टिंक्टिव बिकॉज दे आर ऑफन वेरी लिटिल हायरकी अमंग देम। आदिवासीज़ में अगर आप नॉर्मली देखोगे तो उनके यहाँ जाति वर्ण कास्ट सिस्टम को ये नहीं फॉलो करते हैं, रूल नहीं चलता यहाँ पे। किंग्स के द्वारा नॉर्मली एक लीडर चुना जाता है उनके ट्राइब से, या कह सकते हैं उनके ग्रुप से, और वो ही वहाँ पे नॉर्मली डिसीजंस टेक करता है। ये आदिवासी को डिफरेंट करता है। थोड़ा इसको साइड में पढ़ देते हैं। जो ट्राइबल्स होते हैं उनको भी आदिवासी इस तरह से रेफर किया जाता है। यू मे हैव हर्ड द टर्म शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज द टर्म यूज्ड फॉर आदिवासीज। ये आदिवासीज के लिए यूज़ किया गया टर्म में बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन वेरियस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। दिस इज अ ऑफिशियल लिस्ट ऑफ ट्राइब। शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर ऑफन ग्रुप टुगेदर विद शेड्यूल कास्ट। इनको शेड्यूल कास्ट के साथ देखा जाता है। एंड इन कैटेगरी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। आगे पढ़ते हैं। आदिवासी प्रैक्टिस अ रेंज ऑफ ट्राइबल रिलीजन दैट आर डिफरेंट फ्रॉम इस्लाम, हिंदुइज्म एंड क्रिश्चियनिटी। वो क्या है? दीज ऑफन इन्वॉल्व, ये अपने जो एंसेस्टर हैं उनको ही गॉड की तरह पूछते हैं। जो इनके पीछे जो लीडर्स रहे होंगे, एंशिएंट एंसेस्टर रहे होते हैं, उन्हीं को ये गॉड की तरह पूछते हैं। विलेज में नेचर जो स्पिरिट्स हैं उनको पूछते हैं। ये अपने जो फॉरेस्ट को उसको पूछते हैं। अपने जो नेचुरल आपके जो कह सकते हैं धरती, वायु, आकाश, अग्नि तत्व, इन तत्वों को पूछते हैं। नेचुरल जो आपके नेचर रिलेटेड ज़्यादा रिसोर्सेज हैं उनको ये बहुत ज़्यादा मान्यता है इनकी यहाँ। द लास्ट एसोसिएटेड विद एंड रिजाइडिंग इन वेरियस साइट्स इन द लैंडस्केप, माउंटेन स्पिरिट्स, रिवर स्पिरिट्स, एनिमल स्पिरिट एक्सेट्रा। जैसे देखिए माउंटेन स्पिरिट्स, रिवर स्पिरिट, एनिमल स्पिरिट, एक तरह से उनका एक भाव है कि माउंटेन, रिवर, एनिमल, ये सब सैक्रेड है, इनको भी पूजना चाहिए, इनको भी नमन करना चाहिए, इनकी भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, बिकॉज ये नेचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक हिस्सा है। The village spirit are often worshipped at specific sacred groves within the village boundary, while the ancestral ones are usually worshipped at home. Additionally, Adivasi have always been influenced by different surrounding religions like Shakta, Buddhist, Vaishnava, Bhakti, Christianity. Simultaneously, Adivasi religion themselves have influenced dominant religion of the empire around them. जैसे कि जगन्नाथ कल्ट जो उड़ीसा का है वो भी एक देख सकते हैं हम, एंड शक्ति एंड तांत्रिक ट्रेडिशन इन बंगाल एंड असम। ड्यूरिंग द 19th century सब्सटेंशियल नंबर ऑफ आदिवासी, 19th century में बहुत सारे आदिवासियों को कन्वर्ट किया गया था क्रिश्चियनिटी में, विच हैज़ इमर्ज्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलीजन इन मॉडर्न आदिवासी हिस्ट्री। जो टू ऊपर इमेजेस हैं ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ की हैं इन देयर ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम
are often the only ways in which Adivasi communities are represented. This then leads to think of them as being exotic and backward. इसी वजह से इनका थोड़ा कपड़ों का पहनाव थोड़ा अलग है, तो हमको लगता है कि थोड़ा अलग हैं, थोड़ा बैकवर्ड हैं, पर ऐसा नहीं है. आप इसको आगे अभी मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे कितने रिच हैं और इनको कितनी ज़्यादा नॉलेज है एक नॉर्मल आदमी से भी ज़्यादा. आदिवासी हैव देयर ओन लैंग्वेज, इनकी खुद की लैंग्वेज होती है, और हो सकता है ये संस्कृत जितनी ओल्ड लैंग्वेज भी हो जो बोलते हो, क्योंकि बहुत पुराने टाइम से रह रहे होते हैं जंगल में, which have often deeply influenced the formation of mainstream Indian language like Bengali. Santali has the largest number of speakers, सबसे ज़्यादा इनके बोलने वाले, and has a significant body of publication including magazines on the internet or in e-zines. आदिवासी एंड स्टीरियोटाइप. आदिवासी के नॉर्मली स्टीरियोटाइप्स आपने सुने भी होंगे, आपने देखे भी होंगे. कभी भी आपने स्किट देखा होगा आदिवासी से रिलेटेड, तो उनको अलग कपड़े में पहनाया जाता है, उनको दिखाया जाता है कि इलिटरेट है, इनको कुछ ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, ऐसे ही है. इन इंडिया वी यूजुअली शोकेस आदिवासी कम्युनिटी इन पर्टिकुलर वेज, थस ड्यूरिंग स्कूल फंक्शंस और अदर ऑफिशियल इवेंट्स और इन बुक्स एंड मूवीज. Adivasis are invariably portrayed in very stereotypical ways in colorful costume, headgear, and through their dancing. Besides this, we seem to know a very little about their realities of life. इनकी reality हमें पता ही नहीं है. This often wrongly leads to people believing that they are exotic, primitive, backward. ऐसे हैं लोग. Often Adivasi are blamed for their lack of advancement as they are believed to be resistant to change of new idea. इनको माना जाता है कि मॉडर्नाइज नहीं होना चाहते, आगे पढ़ना नहीं चाहते, अपने बच्चों को और बढ़ाना नहीं चाहते, पर ऐसा नहीं है. ये अपनी लाइफ में बहुत खुश रहते हैं. और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है ज़िंदगी में? खुश रहना. अगर आप किसी जगह पे हो, आप ज़्यादा मॉडर्न नहीं हो, आप नॉर्मली विलेज में रहते हो और आप खुश हो, तो उससे ज़्यादा बढ़िया और क्या चाहिए भाई? जीवन में खुश रहना है, यही ज़रूरी है. अच्छा पैसे वाला भी खुश नहीं रह पाता, तो यही ज़रूरी था. सबसे थोड़ा जीवन का ज्ञान दे दिया. आगे पढ़ते हैं. आदिवासीज एंड डेवलपमेंट. As you have already studied in your history textbook, forests were absolutely crucial to development of all empires and settled civilization in India. क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट से ही ओर आता है, आयरन आता है, कॉपर आता है, गोल्ड आता है, सिल्वर आता है, कोल आता है, क्या क्या नहीं आता, मेडिसिनल हर्ब्स, एनिमल प्रोडक्ट्स, सब कुछ तो फॉरेस्ट से आ रहा भी है. तो क्या आदिवासी तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने चाहिए, क्योंकि ये पिछले टाइम में जो रूलर्स होते थे उनको प्रोवाइड करते थे रिसोर्सेज. ये मेडिसिनल सिल्वर कोल वगैरह ये आदिवासी इनको प्रोवाइड करते थे बहुत सारा कुछ राजा महाराजा को, और राजा महाराजा इनकी काफ़ी रेस्पेक्ट भी करते थे. ऑल केम फ्रॉम द फॉरेस्ट. इन एडिशन द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ डिपेंडेड हेविली ऑन फॉरेस्ट. सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पे रहती थी पहले तो ज़िंदगी. दैट हेल्प रिचार्ज मेनी ऑफ इंडियाज रिवर्स. इंडिया की काफ़ी सारी रिवर्स को भी रिचार्ज होने में इनका योगदान है. एंड एज इज़ द बिगनिंग ऑफ क्लियर नाउ क्रूशियल टू एबिलिटी एंड क्वालिटी of air and water. Forest covers the major part of the country till the 19th century तक, and the Adivasi had a deep knowledge of access to as well as control over most of these vast tracts at least till the middle of the 19th century. इनको इतनी ज़्यादा नॉलेज थी हर्ब्स के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, अलग अलग डिफरेंट ट्रीज़ के बारे में, मेडिसिनल हर्ब्स, एडिबल हर्ब्स, कैसे कैसे उनको यूज़ किया जा सकता है. नियरली अबाउट 10,000 स्पीशीज़ के बारे में इनको डिफरेंट नॉलेज थी, जो कि आप आगे भी पढ़ाऊँगा मैं आपको. This means that they were not ruled by large states and empire. Instead, often empires heavily depend on Adivasis. Empire इन पे डिपेंड करते थे क्योंकि ये लोगों को रिसोर्स प्रोवाइड करते थे. और काफ़ी सारे तो ऐसे आदिवासी होते थे जिनको ऐसी बीमारियों का सॉल्यूशन पता था जो बहुत से अच्छे विद्वान लोगों को नहीं पता था. इसी वजह से इनकी उस टाइम पे काफ़ी रेस्पेक्ट थी. पर मॉडर्न टाइम के साथ हमने इनको बिल्कुल जाना नहीं, पहचाना नहीं और इनको दूर कर दिया है. बिल्कुल गलत. फॉर द क्रूशल एसेस टू फॉरेस्ट रिसोर्स. दिस इज रेडिकली कॉन्ट्रेरी टू आवर इमेज ऑफ आदिवासी टुडे एज समवॉट मार्जिनल एंड पावरलेस कम्युनिटी. आज के टाइम पे हम उनको मार्जिनल और पावरलेस कम्युनिटी दिखाते हैं क्योंकि हमने उनको बना दिया है, उनको डिस्प्लेस कर दिया उनकी ज़मीन से. तो ये सब देखना पड़ रहा है हमको. इन द प्री colonial world they were traditionally range hunters, gatherers and nomads and lived by shifting agriculture and also cultivating in one place. Although these remain for the past 200 years, Adivasi have been increasingly forced through economic changes, forest policies and political force applied by the state and private industry. इन सब अलग अलग फैक्टर्स के द्वारा इनको माइग्रेट करना पड़ता था सिटीज़ में एज वर्कर इन प्लांटेशन एट कंस्ट्रक्शन साइट्स इन द इंडस्ट्रीज एंड डोमेस्टिक वर्कर्स. फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री दे डू नॉट कंट्रोल और मच डायरेक्ट एसेस टू फॉरेस्ट टेरिटरी. इनके पास कुछ कंट्रोल था ही नहीं अपनी ज़िंदगी को लेकर. ऐसे ही हम आगे पढ़ते हैं कि कैसे इनको माइग्रेट किया गया असम में.
आदिवासीज को। फ्रॉम द 1830s onward, आदिवासी फ्रॉम झारखंड एंड adjoining areas moved in very large number to various plantation in India and the world. Mauritius, the Caribbean and even Australia, India's tea industry become possible with their labor in असम। कई सारे आदिवासीज मॉरिशस चले गए, कैरिबियन चले गए, ऑस्ट्रेलिया भी चले गए, मिस गाइड हो गए अपनी जगह से। टुडे देयर आर 70 लाख आदिवासीज इन असम अलोन। असम में 70 लाख आदिवासी है। द स्टोरी ऑफ दिस माइग्रेशन इज फुल ऑफ एक्सट्रीम हार्डशिप, torture, heartbreak and death. For example, in the 19th century alone 5 lakh आदिवासी had perished. ये गायब हो गए माइग्रेशन में। आप सोच सकते हो। द सॉन्ग बिलो कैप्चर्स द होप ऑफ द माइग्रेंट्स एंड द रियलिटी दे फेस्ड इन असम। एक छोटी सी पोएम टाइम में सॉन्ग में पढ़ना तो चाहिए यार। कम मिनी लेट्स गो टू असम, आवर कंट्री हैज़ सो मच सफरिंग। द कंट्री ऑफ असम ओ मिनी हैज़ टी गार्डन्स फुल ऑफ ग्रीनरी। पहले इनको इसमें बताया गया कि हमारे असम जाना चाहिए, बहुत अच्छा है यहाँ होते हैं। फिर वहाँ पे आके पता चलता है दैट सरदार सेज वर्क वर्क, द बाबू सेज कैच एंड ब्रिंग दैम इन, द साहिब सेज आई विल टेक ऑफ द स्किन ऑफ योर बैक, हे जादू राम यू डिसीव्ड अस बाय सेंडिंग अस टू असम। फिर ये बताते हैं कि असम आके हमारी ज़िंदगी कैसे नरक बन गई। आगे पढ़ते हैं। ये फोटो है नियामगिरी हिल की, लोकेटेड इन Kalahandi district of Odisha. This area is inhabited by Dongaria, Kons and Adivasi community. Niamgiri is the sacred mountain of this community. A major aluminium company is planning to set up mine and refinery here which will displace an आदिवासी company, और इसके ऊपर केस भी काफ़ी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और देखते हैं क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। ये छोटे से फैक्चुअल नॉलेज पता होनी चाहिए यार थोड़ा, कैसे उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनके ऊपर कैसे दिक्कतें वो झेल रहे हैं, वो समझ में आ जाए। Forest land have been cleared for timber and to get land for agriculture industry. Adivasis have also lived in areas that rich in minerals, ये तो होता ही है, and other natural resources. These are taken over for mining and other large industrial projects. Powerful forces have often colluded to take over tribal land. Much of the time the land is taken away forcefully and procedures are not followed. According to official figure, more than 50% of the person displaced due to mines and mining project are tribal. ट्राइबल के 50% लोगों को डिस्प्लेस कर दिया गया। किसके लिए? सिर्फ इनके माइनिंग और माइंस और माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए। अनदर रिसेंट सर्वे जो बताता है आदिवासी शोज दैट 79% ऑफ द पर्सन डिस्प्लेस फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड आर ट्राइबल्स। 79%, नियरली 80% लोग तो सिर्फ ट्राइबल्स थे जो डिस्प्लेस हुए। तो इससे पता चलता है कि कैसे इनको काफ़ी इनके राइट्स नहीं मिल रहे हैं और इनकी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। ह्यूज ट्रैक्ट्स ऑफ देयर लैंड हैज़ ऑल्सो गोन अंडर द वाटर्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डैम्स दैट हैव बीन बिल्ट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। इन द नॉर्थ ईस्ट देयर लैंड्स हाईली रिमेन मिलिटराइज्ड, क्योंकि वहाँ से बॉर्डर लगता है तो उनको भी उस जगह को हटा के वहाँ से बॉर्डर लाइन शेयर करके वहाँ पे मिलिट्री को इस्टेब्लिश किया गया। इंडिया है 101 नेशनल पार्क्स कवरिंग, जिसका वो कवर करता है 40,564 स्क्वायर किलोमीटर, और इसमें 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं जो कवर करता है 1,19,776 स्क्वायर किलोमीटर। दीज आर एरियाज वेयर ट्राइबल ओरिजिनली लिव्ड बट वर एविक्टेड फ्रॉम, इनको वहाँ से भगा दिया गया बाय फोर्स। When they continue to stay in these forests, they are termed as encroachers. इनको encroachers बोल के और इनके साथ ऊपर कुछ भी इन पे गलत सलत इन पे केस ठोक देते हैं। अब मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था वो आदिवासीज की नॉलेज। यहाँ पे देखिए, आदिवासीज के पास 10,000 प्लांट स्पीशीज़ की नॉलेज थी। अप्रॉक्सीमेटली 8,000 स्पीशीज आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस, 325 आर यूज्ड एज पेस्टिसाइड्स, 425 एज गम्स, रेजिन्स, डाइस, 555 एज फाइबर्स, 3,500 एज एडिबल। This entire knowledge system gets wiped out when आदिवासी lose their right over forest land. ये सारी नॉलेज गायब हो गई। अब इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? हम सब, आप लोग। सोचिए, हमें आज भी शायद इतनी नॉलेज नहीं होगी इन प्लांट स्पीसीज़ के बाद, क्योंकि वो इतने टाइम से रह रहे थे यार, उनको इतनी अच्छी डिटेल में नॉलेज थी। पर क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास ऐसे भी कोई आदिवासी या पुराना ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल से अगर आप लोग कनेक्टेड हैं तो इस नॉलेज का भरपूर फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये यादें पास ऑन होनी चाहिए, नहीं तो इसको पास ऑन करने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। Losing their lands and access to the forest means that tribal lose their main source of livelihood and food, having gradually lost access to their traditional homelands. Many Adivasi have migrated to cities in search of work where they are employed for very low wages in local industry or at building construction. वही बात है कि इनको भगा दिया जाता है और अलग अलग जगह पे जाके अपना गुजारा करते हैं इन पॉवर्टी और डेप्रिसिएशन में। 45% जो ट्राइबल है groups in rural areas and 35% in urban areas live below the poverty line.
This leads to deprivation in other areas. Many tribal children are malnutrition होते हैं. Literacy rates among tribals ये भी काफ़ी कम होती है. When आदिवासी are displaced from their land, they lose much more than source of income. They lose their tradition and custom, a way of living and being. They took our farming land. They left some houses. They took the cremation ground, temple, Vandan pond. How will we survive? Says Gobinda Maran, who was displaced due to a refinery project in Odisha. ये अपनी बात को रख रहे हैं. As you have read, there exists an interconnectedness between economic and social dimension of tribal life. Destruction in one sphere naturally impacts the other. कहीं ना कहीं इसमें अगर हम देखें, हम पूरी इंडिया को लेके चलें तो हम कहीं ना कहीं मॉडर्न होना चाहते हैं, जिस चक्कर में हमें इनको नुकसान पहुंचाना पड़ता है. Often the process of dispossession and displacement can be painful and violent. फिर माइनॉरिटीज़ और मार्जिनलाइजेशन के ऊपर ये पैराग्राफ है. मैं इसको आपको डायरेक्ट यहाँ से पढ़ाता हूँ. Indian Constitution recognizes that culture of the majority influences the way in which society and government might express themselves. In such cases, size can be disadvantage and lead to marginalization of relatively smaller communities. एक बड़ी जो majority of community है वो छोटी community का फ़ायदा उठा सकती है. Thus, safeguards are needed to protect minority community against the possibility of being cultural dominated by the majority. They also protect them against any discrimination and disadvantages that they may fear given certain condition. Communities that are small in number related to the rest of the society may feel insecure about their lives, assets and well-being. This sense of insecurity may get accentuated if the relation between the minority and majority communities are fraught. The Constitution provides these safeguards because it is committed to the protecting India's cultural diversity and promoting equality as well as justice. As you have already read in chapter 5, the judiciary plays a crucial role in upholding the law and enforcing fundamental rights. Every citizen of India can approach the courts if they believe that their fundamental rights have been violated. Now, अब हम समझते हैं मुस्लिम कम्युनिटीज़ की मार्जिनाइजेशन. थोड़ा चैप्टर अगर बड़ा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोशिश करूँगा इसको 25-26 मिनट में कवर कर दूँ. कोशिश ये रहती है हर चैप्टर को, बड़ा भी चैप्टर है उसको आध घंटे के अंदर कवर कर दूँ. चलिए शुरू करते हैं. मुस्लिम एंड मार्जिनलाइजेशन. मुस्लिम का मार्जिनलाइजेशन कैसे होता है इसको हम समझते हैं. 2011 के सेंसस के अगर हम जानें, मुस्लिम्स आर 14.2% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन एंड आर कंसिडर्ड टू बी मार्जिनलाइज्ड community in India today because in comparison to other communities they have over the years been deprived of benefits of socio-economic development. Socially और economically इनको development में इनको इतना हिस्सा नहीं मिल पाया. कैसे, ये हम यहाँ पे डेटा से देखते हैं. हिंदू के पास पक्का हाउस इतना है, मुस्लिम के पास इतना है, क्रिश्चियंस के पास इतना है और सिख के पास इतना है. सिख और क्रिश्चियन की पॉपुलेशन भी कम है फिर भी इनके पास इतना है. मुस्लिम की पॉपुलेशन भी 14 है तब भी उसके पास 63.8 है. इसी वजह से हम उसको मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ में रखते हैं. 67.5% इलेक्ट्रिसिटी, टैप वाटर भी सबसे कम. तो सबसे कम देखा जाए तो मुस्लिम कम्युनिटी है जो झेल रही. लिटरेसी रेट बाय रिलीजन 2011 का परसेंटेज के अकॉर्डिंग मुस्लिम 57% लिटरेसी रेट है इनकी, सबसे कम इसमें भी. पब्लिक एम्प्लॉयमेंट फॉर मुस्लिम्स देखा जाए तो इसमें पॉपुलेशन है 13.5%, जिसमें से 3% IAS हैं, 4% IPS हैं और IFS 1.8% है. ये पूरा UPSC का गेड़ा है इनका. सेंट्रल पब्लिक सेक्टर में 3.3%, 10.8% स्टेट PSU एग्जाम्स में, बैंक एंड RBI में 2.2%. तो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि कहीं ना कहीं ये भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ में अंडर आते हैं. Recognizing that Muslims in India were lagging behind in terms of various development indicators, the government set up a high-level committee in 2005, chaired by Justice Rajendra Sachar. The committee examined the social, economic, and educational status of the Muslim community in India. The report discussed in detail the marginalization of this community. It suggests that on a range of social, economic, and educational indicators, the situation of the Muslim community is comparable to that of other marginalized community like scheduled caste and scheduled tribes. For example, according to the report, the average years of schooling for Muslim children between age of 7 to 16 is much lower than of other social religious community. यहाँ पे देखिए, for example, according to the report, the average years of schooling मुस्लिम बच्चों की काफ़ी कम होती है दूसरे रिलीजियस के बच्चों से. Economic and social marginalization experienced by Muslim has other dimension as well. Like other minorities, Muslim customs and practice are sometimes quite distinct from what is seen as the mainstream. Some, not all, Muslim may wear a burqa, sport a long beard,
फैज़, जिसके कारण इनको अलग आइडेंटिफाई किया जाता है सोसाइटी में, और ऐसा माना जाता है कि हमसे लोगों से, दूसरे लोगों से अलग हैं, जिनकी वजह से इनको ट्रीट किया जाता है अनफेयरली, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है इनको अगेंस्ट में, जिस कारण से इनको ऐसा फील होता है कि हमें एक साथ रहना चाहिए कम्युनिटी को, जिसको हम टर्म बोलते हैं गेटोआइजेशन। गेटोआइजेशन इसका मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से साथ में रहने लग जाए। क्यों? क्योंकि उसको डर लगता है कहीं ना कहीं वो अगर साथ रहेगी तभी सेफ है, नहीं तो दूसरी कम्युनिटी उसको हार्म पहुंचा सकती है। समटाइम दिस प्रेजुडाइज लीड्स टू हेट्रेड एंड वायलेंस। In the above section of this chapter, we saw how, in the case of Muslim community, there is a link between economic and social marginalization. Earlier in this chapter, you read about this situation of Adivasi. The experience of all these groups point to the fact that marginalization is a complex phenomenon requiring a variety of strategies, measures, and safeguards to redress the situation. All of us have stake in protecting the right defined in the Constitution and the laws policies framed to realize these rights. Without these, we will never be able to protect the diversity that make our country unique, nor realize the state commitment to promote equality for all. लास्ट में कंक्लूजन है, इस चैप्टर में हमने जाना अलग अलग मार्जिनलाइजेशन के लोग कम्युनिटीज़ को। आगे और चैप्टर में और इसको हम डिटेल में जानने वाले हैं, जिसमें हम कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे और अत्याचार के देखेंगे। वी हैव ऑल्सो सीन दैट मार्जिनलाइजेशन इज लिंक्ड टू एक्सपीरियंसिंग डिसएडवांटेज, प्रेजुडाइज एंड पावरलेसनेस। Marginalization results in having a low social status and not having equal access to education and other resources. Yet the lives of marginalized people can and do change, thus no one is marginalized all the time in exactly the same way. If we go back to the two example of marginalization we have discussed, we will see that each of these groups has a long history of struggle and resistance. Marginalized communities wants to maintain their cultural distinctiveness while having access to rights, development and other opportunities. In the next chapter we will read about अलग अलग confronted marginalization के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, अपना चैप्टर भाई अपना हो गया ख़त्म। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।